अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक का जो सेकंड लिस्ट आया है काउंसलिंग के लिए, उससे रिगार्डिंग मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे। तो उसमें बहुत सारे साथियों का क्वेरीज़ आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जो भी हजरात हमारे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो खो गया है, तो उनको क्या करना चाहिए और वो अपना रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड था, अगर वो खो गया है और आपके पास अगर फ़ोटोकॉपी है उस एडमिट कार्ड का, या फिर आपके मोबाइल में अगर फ़ोटो है, तो आप अपना उस फ़ोटो से एक प्रिंट आउट निकाल कर जो भी डॉक्यूमेंट है, आप अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करके अपना काउंसलिंग में ज़रूर जाएं। जिनके पास फ़ोटो भी नहीं है क्या कर सकते हैं? तो जिनके पास फ़ोटो भी नहीं है, तो आप सभी लोगों को पता है कि आपने अगर उस लिस्ट को देखा होगा तो जो रिज़ल्ट आया है वो रोल नंबर के हिसाब से ही आया है, कहीं पे भी नाम आपका लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है ओरिजिनल वाली, और आपके मोबाइल पे भी नहीं है, तो आप अपना रिज़ल्ट भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट दिया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोल नंबर पे ही दिया गया है। तो आप एक बार अच्छे से ढूंढ लीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो रिज़ल्ट ही नहीं चेक कर पाएंगे कि आपका हुआ या नहीं, तो आप काउंसलिंग तो करा ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे हजरात का ये क्वेरी था कि सर मैं ईबीसी से आता हूँ, लेकिन हमने फॉर्म भरते टाइम बीसी सेलेक्ट कर लिया था, तो क्या मेरी जॉब होगी या नहीं होगी। तो ऐसे हजरात को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी जॉब होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर आपका कैटेगरी ईबी से है और आपने फॉर्म भरते टाइम बीसी चूज़ कर लिया है, तो आप नोटिफिकेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी कैटेगरी का आप दावा करेंगे, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जो भी कैटेगरी का दावा करेंगे, तो उस कैटेगरी में अगर उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप आयोग को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या आयोग को आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको उस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जनरल कैटेगरी से फ़ाइट करना पड़ेगा। यानी जो अब आपका सिलेक्शन होगा, अब आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा। तो अगर आपका कटअप अगर जनरल कैटेगरी के कटअप से ज़्यादा होगा, तो आपकी जॉब हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको बिल्कुल काउंसलिंग में जाना चाहिए, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनसीएल के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज़ आ रहे थे कि सर मेरा एनसीएल 2022 का बना हुआ है, 2020 का बना हुआ है, तो 2021 का बना हुआ, यानी कि 2019 से पहले का 2019 से पहले का बना हुआ नहीं है, 2019 से बाद का बना हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक जो जितने भी एनसीएल बनवाए हैं, चाहे वो 2019 से पहले 2016 में बनवाए हैं, 17 में बनवाए हैं, या 15 में बनवाए हैं, 14 में बनवाए हैं, यानी 2019 से पहले आप अगर कभी भी एनसीएल बनवाए हैं, तो आप उस एनसीएल को ढूंढिए और उस एनसीएल में आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, जो आपका फ़ौकनिया और मौलवी का सर्टिफिकेट है, या फिर इंटर और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, उसमें दोनों नाम मिला लीजिए। अगर वो दोनों नाम सेम आता है तो आप अपना पुराना ही एनसीएल दीजिए, और पुराना एनसीएल आप देंगे तो आपको फॉर्म 18B, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख के फॉर्म 18B का फॉर्म भर सकते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेट और ये जो सारे फॉर्म हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एनसीएल 2019 से पहले का बना हुआ नहीं है, तो 19 से बाद का जो भी आपका एनसीएल बना हुआ है, आप उसी एनसीएल को दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एनसीएल पुराना भी
नया भी है तो भी आपको देना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि कभी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, चाहे एनसीएल को लेकर हो या सर्टिफिकेट को लेकर हो या फिर आपका कैटेगरी को लेकर हो, तो आप सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे दलाल लोग मिल जाएंगे जो आपको फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से, क्योंकि आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, आपका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ़ और सिर्फ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। कहीं भी आपको पैसे देने से आपका कुछ बदल नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपसे कोई भी किसी भी काम के लिए अगर 1 रुपया भी मांगे तो ऐसे लोगों से आपको बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूटने के लिए ही है। क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आता है और लोगों के साथ कोई परेशानी आती है, तो बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो इस टाइम पे निकलते हैं और भोले भाले मासूम लोगों को पकड़ते हैं और बरगलाते हैं कि आपकी अगर नौकरी लग जाएगी तो आपको 40,000 रुपया महीना मिलेगा। तो अगर आपको अभी 50,000 या फिर 40,000 खर्च करना पड़ रहा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमें लगता है कि बात तो ये सही बोल रहा है। अगर मेरा अभी 20 या 30-40 हज़ार रुपये खर्च करके अगर मेरा नौकरी हो जा रहा है तो मुझे 30-40 हज़ार खर्च करने में क्या दिक्कत है। जाएगा तो सिर्फ 1 महीने का ही सैलरी जाएगा, लेकिन मेरे भाई आप किसी को भी पैसा देंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होना है। कहीं आप पैसा दीजिएगा तो वहाँ उसका कहीं कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि अब पिछली बार जिन लोगों ने भी काउंसलिंग करवाया था और जिसके में भी कुछ भी त्रुटि था, उन लोगों से एक बहुत मोटी रकम वसूला गया और उन लोगों को तरह तरह की बातें बोलकर बरगलाया गया और उन लोगों से काफ़ी मोटी रकम जो है वसूल किया गया। और जिसके वजह से और उस चीज़ से बचने के लिए लोग कोर्ट जाके केस किए बिना किसी वजह से, और 1.5 साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सरकार से ही बात करके ये केस उठवाया गया। तो इसीलिए आपको आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर त्रुटि है तो उससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं कोई पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसे देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका वो पैसा वेस्ट जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपसे पैसे मांगे। और ऐसे लोग जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। वहाँ पे बीएसएससी आयोग में आपको इस तरह के लोग ज़रूर मिलेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि सर भाई आप परेशान क्यों हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, और ऐसे पूछेंगे और आपका मोबाइल नंबर लेंगे और आपको ठगने की कोशिश पूरी ठगने की कोशिश की जाएगी। तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर सावधान रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।